अगर मैं इस भ्रम में नहीं जीऊंगा, अगर मैं ये बात समझ गया कि बाहर कुछ करने योग्य है नहीं, जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मैं भीतर ढूंढ रहा हूं, उसके लिए मेरे को अंतर्मुखी होना पड़ेगा। बहिर्मुखी होके वो तो एक परफॉर्मेंस है, वो एक प्ले है, वो एक नाट्य है। अगर मैं इस फिलॉसफी से चलता हूं और आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, जब आपने भी पढ़ाई करी होगी, पढ़ाई करते हुए आपने भी सोचा होगा ये मेरी पढ़ाई है, इस पढ़ाई को करना, इस एग्जाम को पास करना मेरा कर्तव्य है। उस भ्रम से एक कर्म की पैदाइश होती है। आदमी एक रास्ते पे चलता है, अपने आप को प्रेशर के थ्रू डालता है, उस प्रेशर के थ्रू कुछ अचीव करता है। मैं ये नहीं कह रहा आप सबसे बड़े डॉक्टर बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत धनवान बन जाए, पर कुछ धन तो जरूरी है। क्योंकि अगर मैं उस साइकिल पे नहीं निकलूंगा तो या तो फिर भिक्षु या फिर सन्यासी, और तो मेरे पास कोई, आई विल नॉट हैव द इंटरनल ड्राइव टू डू समथिंग एल्स। हाउ डज दैट गेट फिट इनटू दिस फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क? आपने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि यहाँ पर ओशो की फिलॉसफी की महत्ता भी स्पष्ट हो जाएगी। अतीत में दो प्रकार के लोग रहे, है ना, संक्षेप में अपन जिनको कहें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। जी। मोटे मोटे तौर पर एक पश्चिमी जीवन दृष्टिकोण है, एक पूर्वी दृष्टिकोण है। जी। एक है मटेरियलिस्ट, दूसरे हैं स्पिरिचुअलिस्ट। जी। जी। एक बात में दोनों राजी हैं, वो केवल एक को स्वीकार करते हैं, है ना। मटेरियलिस्ट कहता ही है संसारी सब कुछ है, यहाँ का भोग विलासी सब कुछ है, ये धन दौलत कमा लो, शरीर का उपयोग कर लो, यही सब कुछ है, आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिस्ट हैं, आत्मवादी, परमात्मावादी। वे कह रहे हैं धर्म ही सब कुछ है, मोक्ष ही सब कुछ है, निर्वाण पाने के लिए सब कुछ करो, बाहर का संसार माया है, झूठ है ही नहीं, हेलुसिनेशन है। जी। ये दोनों कह रहे हैं कि एक ही चीज़ सत्य है, उनका सत्य अलग अलग है। एक कह रहा है मैटर इज ट्रू, द अदर इज सेइंग स्पिरिट इज ट्रू। ये मैटर को इनकार कर रहे हैं और वो स्पिरिट को इनकार कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल, है ना। दोनों एक बात कह रहे हैं कि एक ही चीज़ सच है, दूसरी चीज़ बिल्कुल बकवास है, उसमें समय खराब नहीं करना। तो भारत के लोग, चीन के लोग, अरब के भी बहुत लोग, जहाँ जहाँ धर्म प्रभावी रहा खूब, जापान के लोग, ये अंतर्मुखी ज़्यादा हो गए। यहाँ का प्रतिभाशाला आदमी अपने भीतर गया, उसने आत्मज्ञान की खोज की, बाहर की चीज़ों की उसने बिल्कुल उपेक्षा कर दी। जब माया ही है संसार, तो उसमें क्या सजाना, संवारना, बेहतर करना। जी जी जी, है ना। तो वह दृष्टिकोण था कि भिक्षु हो गए, है ना, भीख मांग लेंगे, आजीविका क्या कमाना, है ना, घर में क्या रहना, जहाँ पेड़ के नीचे सो जाएंगे, ज़रूरत क्या है। दूसरी तरफ थे जो घर का ही निर्माण करते रहेंगे, और अच्छा घर चाहिए, और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सुख सुविधाएँ अच्छी चाहिए। मकान तो खूब अच्छा हो गया, प्यारा महल बन गया, उसमें रहने वाला आदमी अच्छा ना हुआ। हमारे पास आदमी अच्छा हो गया, लेकिन उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, है ना, वो परिव्राजक हो गया है, भीख मांगता फिर रहा है। भीतर बहुत अच्छा हो गया। ये दो अतियाँ हुई और दोनों गलत, क्योंकि उन्होंने पूर्ण सत्य में से एक हिस्से को चुना, दूसरे को इनकार कर दिया, एक को स्वीकार किया। सद्गुरु ओशो ने महान करुणा की, उन्होंने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया, जिसे वे कहते हैं झोरवादी बुद्धा। जहाँ झोरवा प्रतीक है पश्चिमी मेंटलिटी का और बुद्ध प्रतीक हैं भारतीय चिंतन के। ओशो कहते हैं दोनों का समन्वय, दोनों का संयोग, पूरब और पश्चिम का मिलन, ध्यान और विज्ञान का एकीकरण, ये बिल्कुल नई बात है, पहले कभी किसी ने नहीं कहा था ऐसा। क्योंकि एक मनुष्य होने के नाते मैं शरीर भी हूँ, मन भी हूँ, और मैं आत्मा भी हूँ। तो तन, मन, चेतन, इन तीन का संयोग है मेरा होना। इसमें से मैं केवल एक को स्वीकार करूँ और दो की उपेक्षा कर दूँ, ये तो अन्याय हो जाएगा। जी, है ना। मैं मेडिकल भाषा में आपको बताऊँ, WHO की परिभाषा है हेल्थ की, इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छी रहेगी वो। WHO की परिभाषा की, हेल्थ इज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। 4 स्तरों की बात की, शारीरिक, मानसिक, हार्दिक और आत्मिक तल पर अच्छा लगना, यह स्वास्थ्य है। जी। और हिंदी में तो स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित होना, आत्मस्थ होना, कूटस्थ होना, ध्यानस्थ होना, समाधिस्थ होना। इस तल से देखें तो ये 4 हमारे तल हैं, है ना। तो इसमें से हम सब
किसी की उपेक्षा क्यों करें? तो अन्यायपूर्ण हो जाएगा, स्वयं के साथ अनजस्टिफिकेशन हो जाएगा, है ना। भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान पा लिया, निश्चित रूप से उन्होंने भीतर परमानंद पा लिया, लेकिन भोजन तो अच्छे से नहीं कर रहे वो, कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, और एक दिन गलती से कहीं जहरीला भोजन मिल गया था, उसको खा के मरे। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती जी, है ना। और एक आदमी है सिर्फ भोजन ही भोजन का, उसने खूब अच्छा इंतजाम कर लिया है, वो भीतर बेचैन है, परेशान है, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, सुसाइडल विचार चल रहे हैं। भोजन खूब अच्छा है, लेकिन जो स्वाद लेने वाला है वो वहाँ मौजूद ही नहीं है, वो विचारों की भीड़ में खोया है, बहुत नेगेटिविटी से भरा है, क्रोध से भरा है, घृणा से भरा है। क्या भोजन कर रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये एक दूसरी अति हो गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास भोजन भी अच्छा हो, घर भी अच्छा हो, कपड़े भी अच्छे हों, स्वास्थ्य भी अच्छा हो, हमारी देह भी सुंदर हो, हम उसका पूरा पूरा ख्याल रखें, हम अपने मन की आवश्यकताओं का भी ख्याल रखें। मन की अपनी आवश्यकताएं हैं जी, आपको अच्छा साहित्य चाहिए, गीत अच्छा लगता है, संगीत अच्छा लगता है, कला अच्छी लगती है, पेंटिंग करने में मज़ा आता है। ये शरीर की ज़रूरत नहीं है। एक भैंस को ज़रूरत नहीं है। आप महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि एक बकरी के सामने रख देंगे, अगर उसको खाने योग्य लगा कागज़ तो खा लेगी, नहीं तो आगे बढ़ जाएगी जी, है ना। भैंस के सामने कहावत है ना, बीन बजाओ भैंस कड़ी पगुराए। कोई लेना देना नहीं, हरिप्रसाद चौरसिया बीन बजा रहे हों, भैंस वहाँ से गोबर चल के करके आगे बढ़ जाएगी, उसे कोई मतलब नहीं। उसके पास मन नहीं है। मनुष्य के पास मन है। मनुष्य शब्द में ही मन आता है। अंग्रेजी के ह्यूमन शब्द में मन आता है। वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडीज। तो सिर्फ इतना नहीं है कि हमें भोजन अच्छा मिल गया, घर अच्छा मिल गया, कपड़े अच्छे मिल गए, चिकित्सा हो गई, संतान उत्पत्ति कर ली, सेक्स का तृप्ति हो गई, यहाँ बात खत्म हो जाएगी। ये तो हमारी बेसिक नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, जो कि पशुओं के पास नहीं है, पंछियों के पास नहीं है जी। हमारी इमोशनल नीड्स हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना होगा। वो हमारी जिम्मेवारी, और किसकी जिम्मेवारी? हमारे भीतर हिडन टैलेंट्स हैं, अगर हम उनको विकसित नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी। वो भी हमारी ज़रूरत है, उसके बिना हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अगर आपके अंदर एक संगीतकार छुपा हुआ है, अगर और आपने उसको मौका नहीं दिया प्रकट होने का, आपको हमेशा एक अनसेटिस्फेक्शन रहेगा कि जो मैं हो सकता था वो नहीं हो पाया, एक फालतू के काम में लगा हुआ हूँ, असली बात तो हुई ही नहीं, है ना। जब तक आप संगीत में नहीं डूब जाएंगे आप रस विभोर नहीं हो सकते। वो मन की ज़रूरत है। फिर भावनात्मक तल पर हमारी ज़रूरतें हैं, हम सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। चौथा तल स्पिरिचुअल है। तो भारत में और कुल मिला के पूरब में जो शिक्षा थी वो ये थी कि केवल स्पिरिचुअल नीड, वहाँ ध्यान की ज़रूरत है, समाधि की ज़रूरत है, साक्षी की ज़रूरत है, ओंकार की ज़रूरत है। वो वहाँ के साधन हैं मोक्ष पाने के, निर्वाण पाने के साधन साक्षी भाव और अनहद नाद हैं। तो उनका सिर्फ इसका ख्याल करो तो छोड़ो फिक्र पत्नी की, बच्चों की, माता पिता की, तो सब क्षणभंगुर हैं, एक दिन मर ही जाएंगे जी। क्या अच्छा घर बना रहे हो, क्षणभंगुर, सब बड़े बड़े महल ध्वस्त हो जाते, मट्टी में मिल जाते हैं। तो इन्होंने बाहर की जो 3 ज़रूरतें थीं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उनको माया बता के, झूठ बता के, क्षणभंगुर बता के उनके प्रति एक प्रकार की विरक्ति पैदा कर दी। हम जिसको कहते हैं ना बैरागी, तो उसका पूरा राग जो था वो लगा दिया अंतर्मुखता में, और बाहर के प्रति वैराग्य पैदा कर दिया जी। पश्चिम ने ठीक उल्टा किया जी। उन्होंने मुख्य रूप से बाहर की चीज़ों की चिंता की, इसलिए वहाँ विज्ञान विकसित हो पाया। उनको पदार्थ में रस है जी। प्रकृति के नियमों की खोज की, और हम देखते हैं पिछले 300-350 साल में कैसा चमत्कार हो गया, मिरेकल्स हैपनिंग जो अकल्पनीय थे, बिल्कुल। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। विज्ञान ने वो कर दिखाया, क्योंकि पश्चिम का प्रतिभाशाली आदमी उसमें इन्वॉल्व हुआ, लगा, उसने उपेक्षा नहीं की। जो भी है उसको जानना है, पता लगाना है, इन्वेस्टिगेट करना है, इंक्वायरी करनी है, प्रयोग करना है। वहाँ बड़ा विज्ञान पैदा हुआ। पूरब में ध्यान पैदा हुआ, उन्होंने भीतर उतनी मेहनत की थी। तो पूरब के प्रतिभाशाली आदमी ने भीतर अपने किया,
उन्होंने योग खोजा, पश्चिम ने प्रयोग खोजा। दोनों ने खूब मेहनत की है, यानी पतंजलि कोई आइंस्टीन से कम नहीं है। बिल्कुल, है ना? जी जी। उन्होंने भीतर की दुनिया में ठीक वैसा ही एक्सप्लोरेशन किया है जैसा आइंस्टाइन ने बाहर किया। आइंस्टाइन ने बाहर की दुनिया में किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, भारत की मनीषा भीतर चेतना की खोज में गई, पश्चिम की मनीषा पदार्थ की खोज में गई, क्योंकि उन्होंने शरीर पर जोर दिया जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। और भारत का अध्यात्म था, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफिजिक्स। अगर बाहर की दुनिया फिजिकल है, केमिकल है, तो मेटा, इससे परे, जिसको हम कहें पारलौकिक, है ना, पदार्थ से परे जो है, उसकी खोज उन्होंने की। लेकिन दोनों अतियां थीं, वो एक अति पे चले गए, ये दूसरी अति पे चले गए। अब हम आते हैं ओशो की फिलॉसफी पर, जो इन दोनों का समन्वय बिठा रहे हैं। ओशो कहते हैं, जैसे एक कहानी है ना, आपने भी सुनी होगी, बचपन में बच्चों की किताब में रहती, कि जंगल में आग लग गई थी, एक अंधा था एक लंगड़ा था, दोनों को अपनी जान बचानी थी, लेकिन क्या करें, अंधे को दिखाई नहीं देता, कहाँ भागे, पैर मजबूत हैं, भाग सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ आग लगी वो उसी तरफ और चला जाए और मुसीबत में फंस जाए। लंगड़े को दिखाई दे रहा है कि कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ आग नहीं है अभी, लेकिन वो दौड़ नहीं सकता जी, उसके पास पैर नहीं है। फिर उन दोनों ने अपनी मित्रता को एक नए रूप में ढाला। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पे बिठा लिया और कहा कि तुम बताओ किस दिशा में, तुम दिशा निर्देश करो और मैं चलता हूँ। और इस प्रकार दोनों जंगल की आग से बाहर आ गए। आज मनुष्य जाति भी एक महाविनाश की संभावित अग्नि से गुजर रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका, उससे और भयंकर सेकंड वर्ल्ड वार हो चुका, अब जो होगा वो फाइनल दी लास्ट वर्ल्ड वार होगा। हम एक महाविनाश की ओर जा रहे हैं। ये जो एकांगी विकास हुआ ना, अकेला ध्यान वहाँ अकेला विज्ञान, इससे यही होनी थी दुर्गति। धर्म के पास आँख है, दृष्टि है, दर्शन है। याद रखना, भारत का शब्द दर्शन फिलॉसफी नहीं है अंग्रेजों की। इनके पास विवेक है, इनका तीसरा नेत्र इनके पास कहें हम। इनको दिखाई दे रहा है कि जीवन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन करने की ताकत ही नहीं है, उसका उपाय भी नहीं है, उसके साधन भी नहीं है। दृष्टि साफ सुथरी है। विज्ञान के पास ताकत बहुत है, चल सकता है, दौड़ सकता है, जेट स्पीड के युग में पहुंच गया है, लेकिन ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। और अनजाने में हम थर्ड वर्ल्ड वार की ओर जा रहे हैं। महाविनाश, एक ग्लोबल सोसाइटी की कगार पे पूरी मनुष्य जाति खड़ी है। और इसके बचने का एकमात्र उपाय है, ओशो जिसको कह रहे हैं झोरवादी बुद्धा, अर्थात ध्यान और विज्ञान का संगम। पूरब की मनीषा दिशा दे और उसके सपोर्ट में विज्ञान खड़ा हो, तब जाके कोई बात बन सकेगी। ठीक। ऐसे लोग अगर मिल गए तो मनुष्य का स्वर्णिम भविष्य, गोल्डन फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी पॉसिबल है, अन्यथा संभव ही नहीं है। ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है? अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।